स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आप देख रहे हैं गांव की सरकार पर। यह चर्चा 2 जिलों में गांव का दंगल सजा है। सियासत इसमें अपना मंगल ढूंढ रही है। जाहिर है ये चुनाव न केवल राजनीतिक दलों के लिए बल्कि प्रदेश की आगामी सियासत का भी अक्स अपने में समेटे होगा। आगे क्या मुद्दे बार बार गूंजने वाले हैं, कौन अटैकिंग मोड में आएगा, कौन डिफेंसिव होकर फिर अपनी रणनीति रीडिजाइन करेगा, ये सब कुछ और साथ ही बहुत कुछ इन चुनावों के नतीजों पर निर्भर करने वाला है। तो आज गांव की सरकार के दूसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है और मतदाताओं का उत्साह झलक रहा है। हालांकि शुरुआत जरूर धीमी हुई थी और अब तक के जो मतदान प्रतिशत सामने आए हैं वो काफी हद तक जब आज का दिन मतदान खत्म होगा इम्प्रूव होंगे। और हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आप इस चरण में मतदाता हैं तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये बेहद जरूरी है। खासकर ये चुनाव उन जगहों पर हो रहे हैं जिन पर हिंदुस्तान गर्व करता है। उन जगहों के लिए ये चुनावों का पर्व चल रहा है और ऐसे में मतदाता आखिर क्या सोच रहे हैं ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। राजेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हैं अलवर से, हरवीर शर्मा संवाददाता हैं धौलपुर से, राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस नेता हैं, निमिषा गौड़ जी बीजेपी नेता है और अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शॉर्ट में देख लेते हैं किस तरह का मतदान चल रहा है। राजेंद्र पहले आपके पास आ रहा हूं, क्या मतदान प्रतिशत रहा है अब तक और क्या कोई खास ट्रेंड आपने रीड किया? लेकिन अब 2 बज चुके हैं, 2 बजे के अभी जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो अभी आने बाकी हैं। लेकिन जो मतदान विभाग के जो कंट्रोल रूम है वहां से अभी जो जानकारी मिली है 35% के आसपास अब 2 बजे तक मतदान हो चुका है। लेकिन अभी ये फाइनल फिगर नहीं है, फाइनल फिगर कुछ देर बाद जारी होंगे। हम इस वक्त जो बड़ौदा में पोलिंग बूथ है वहां पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं और उनमें खास तौर पर महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। महिलाएं जो लगातार कतारों में लगी हुई हैं, अपना घर का कामकाज निपटाने के बाद महिलाएं वोट डालने के लिए आई हैं और जो महिलाएं हैं वो अपना मतदान करके जो गांव की सरकार बन रही है उसकी भागीदारी के लिए लगातार अपनी जद्दोजहद में लगी हुई हैं। जो लाइन है वो लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लेकिन जितना उत्साह अन्य जो चुनावों में थे इस बार उत्साह थोड़ा कम दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सुबह से शाम तक पिछला जो पहला चरण हुआ था उसमें 66% के आसपास वोटिंग हुई थी और उम्मीद की जा रही कि इस दूसरे चरण में भी शायद उससे अधिक मतदान हो। लेकिन अभी तक जो है वो करीब 35% मतदान के जो आंकड़े हैं वो अभी तक सामने आ रहे हैं। ठीक है, हरिवीर आपके पास भी आ रहा हूं। धौलपुर में किस तरह की रंगत है, क्या कह रहे हैं मतदाता, क्या कह रहा है मतदान प्रतिशत और क्या कोई खास ट्रेंड जो आपने देखा हो? जी स्वप्निल, मैं आपको बता दूं कि ये धौलपुर जिले में 3 चरणों में मतदान हो रहा है पंचायत समितियों का। इसमें से पहला चरण 20 तारीख को हो गया है, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उसके बाद में दूसरे चरण की ये प्रक्रिया चल रही है जहां पर सैंपऊ और बाड़ी में ये चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से बाड़ी की कुल 25 वार्ड हैं, जिनमें से 4 पर पहले ही निर्वाचन हो चुका है और जो सैंपऊ की 27 पंचायत समिति हैं जिन पर ये मतदान हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि जिला परिषद के धौलपुर और जिला परिषद के बाड़ी और सैंपऊ में 4-4 जिला परिषद के वार्ड हैं। कुल मिलाकर 8 वार्डों पर आज मतदान चल रहा है और यहां द्वितीय चरण में जिला परिषद के करीब 2,48,785 मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए हैं। और अगर अपन सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहां पर मतदान के बूथ के गेट पर 2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और परिसर में 1-4 का जाब्ता लगाया गया है और यहाँ पर अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया गया है। जी सुपिल। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र और हरिवीर आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए। और चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। अवधेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए पहले चरण में मैंने अलवर और धौलपुर दोनों पर इंडिपेंडेंट बात की थी, बीजेपी कांग्रेस से भी और आपसे भी। और अब इंडिपेंडेंट बात करने की जगह मैं इसका एक दूसरा पहलू रखना चाहता हूं। हमने पहला चरण देखा और अब दूसरा चरण देखा।
ऐसा लगता है कि जो दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं प्रदेश के, उनकी प्राथमिकता अभी फिलहाल 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर ज्यादा है और यहां कम, और ऐसे में वो जो मतदाताओं को घर से ला लाकर वोट करवाने वाला जो सिलसिला होता है वो मिसिंग है, वो एक्साइटमेंट फ्लेवर मिसिंग है, वो रंगत मिसिंग है। बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए क्योंकि जो एक तो जो पंचायत चुनाव हैं वो पूरे राजस्थान के एक साथ इस बार नहीं हुए, टुकड़ों में हो रहे हैं। हालांकि जो उसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स थे 21, वो पहले चरण में हो गए थे। तो जैसे जैसे जिलों की संख्या घटती जाएगी, राजनीतिक दलों का जो की रुचि है उसमें वो घटती जाएगी, क्योंकि इसका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक असर देखने को नहीं मिलेगा प्रदेश की राजनीति में, ना तो वर्तमान राजनीति में ना भविष्य की राजनीति में। हालांकि इसका सिंबॉलिक असर जरूर होगा, क्योंकि जो पहला चरण हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से जीत हासिल की थी पुराने ट्रेंड को तोड़ते हुए। कांग्रेस ने दूसरे चरण में अच्छी रिकवरी की थी, और तीसरा जो चरण है केवल 2 जिलों में है, उसमें भी 3 चरणों में मतदान है। तो राजनीतिक दलों की जो प्राथमिकता है वो 2 विधानसभा सीटों का जो उपचुनाव है उस पर ज्यादा है। हालांकि इसका जो चुनाव दो जिलों के पंचायत चुनाव का जो परिणाम है उससे पहले आ जाएगा, वोटिंग से पहले जो उपचुनाव होना है, तो उसमें जो राजनीतिक दल जीतेगा उसको इसका मनोवैज्ञानिक फायदा अवश्य होगा, और वो उसको बुनाने की कोशिश करेगा दोनों जो विधानसभा की सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है उसमें। ठीक है, निमिषा गौड़ जी, जो हमने देखा या समझा, या अवधेश जी भी मेरी बात से सहमत है, पर क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, ऐसा नहीं है कि गांव की सरकार कारण प्राथमिकता नहीं है, लेकिन उसमें आपकी प्राथमिकता थोड़ी कम दिखी पिछली बार से? देखिए स्वप्निल जी, ये तो मीडिया स्पेकुलेशन है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी लगातार वहां पर चुनाव में अपना इन्वॉल्वमेंट है उनका और रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आज जो गांवों की हालत ये हो गई कि कांग्रेस की सरकार तो किस मुंह से जाए वहां पर वोट मांगने। हालत ये हो गई, बेरोजगारी पूरे भारत भर में 9% और यहाँ 27% है। महिला दुष्कर्म में नंबर 1 है, किसान आत्महत्या में नंबर 1 है। तो आज गाँवों की जो हालत हो गई है, गाँव में ग्रामीण परेशान हो चुका है इस कांग्रेस की सरकार से, को हटाना चाहता है। आप देखिए कांग्रेस मुक्त गांव की ओर बढ़ रहा है राजस्थान। इन 2 जिलों के चुनाव मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत खुशी है कि बहुत लंबे समय बाद ऐसा चुनाव हो रहा है जिस पर हम विकास के मुद्दे या इस तरह के मुद्दों पर खुलकर बातचीत कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि क्या गांव की वही जनता 900 रुपए से ज्यादा का सिलेंडर, 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल डीजल, महंगाई, और उनसे परेशान नहीं होगी? वो चुनना तो उसको आप ही दोनों के बीच में से। देखिए गाँव की जो आम जनता है उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो भी केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से पैसा आ रहा है, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से होता है। चाहे हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ले लें या मनरेगा ले लें, उसमें 60-40% का कंट्रीब्यूशन होता है। केंद्र सरकार अपना पूरा पैसा दे रही है और 15 दिन का इनको टाइम पीरियड भी दे रही है, लेकिन बिना यूसी दिए, बिना यूटिलाइजेशन किए ये लोग उस पैसे को मनगढ़ंत घुमाए जा रहे हैं। नहीं। तो केंद्र सरकार की ओर से, मैं आपकी बात से सहमत हूं निमिषा जी, मैं आपकी आप बात को ये बिल्कुल क्रॉस नहीं कर ओवरऑल रहा जो सिनेरियो इंटरनेशनल ये लेवल बात पर समझना चाह रहा हूं कि देखिए रेट आप लोग गर्व करते हैं उज्ज्वला योजना पर, आपने गांव की महिलाओं पर एक बड़ा उपकार किया उज्ज्वला योजना लाकर, लेकिन अब जब उसे खुद सिलेंडर खरीदना है और वो 900 रुपए से ऊपर परिवार अपने बजट में से काटेगा और उसके बदले में 40 या 11 रुपए उसको सब्सिडी मिलेगी, आपको नहीं लगता ये बातें आपके अगेंस्ट जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ग्राउंड लेवल की बात है? स्वप्निल जी, क्योंकि सशक्त और ग्रामीण जन की प्रति व्यक्ति आय को यदि हम देखेंगे केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से या आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से या मेड इन इंडिया का जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको यदि हम क्रॉस चेक करते हैं तो हम सशक्त ग्रामीण जन को पाते हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि डिजिटल इंडिया अभियान से अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है भारत में, और वो जो मध्यस्थों की भूमिका हट चुकी है। भ्रष्टाचार की जो भेंट चढ़ती थी योजनाएं, वो सब भ्रष्टाचारी समाप्त हो रहे हैं केंद्र सरकार के माध्यम से। किंतु फिर भी राजस्थान की सरकार जो है दोगलेपन का व्यवहार करके ग्रामीण जन को बहुत नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सफल नहीं होंगे। पैसा हमारा है, योजनाएं हमारी हैं, लेकिन ग्रामीण सरकार, ग्रामीणों के साथ जो अन्याय कर रही है राजस्थान की सरकार, वो ग्रामीण जन को माफ नहीं करेंगे। और निश्चित तौर पर आप ये देखिएगा इन दोनों जिलों के चुनाव के परिणाम इनको मुंह की पटखनी खाने को देंगे। ठीक है, राजेंद्र आर्य जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ 3 मिनट चाहता हूं आप लोगों से। 3 मिनट के लिए मुझे एक्सक्यूज कीजिए, और अपने दर्शकों से भी मैं कहना चाहता हूं हमारा एक खास कार्यक्रम चल रहा है, नारायणी नमोस्तुते,
और उसमें इस वक्त हमारी गेस्ट है ममता भूपेश जी, उनका इंटरव्यू चल रहा है, आप देख सकते हैं। अंदर से जो अंतरात्मा की आवाज है वो बुलंद हो, और वो चाहे वो गांव में रह रही हैं, घूंघट प्रथा में रह रही हैं, तो वो उससे बाहर निकले। अगर वो कुछ काम नहीं कर पा रही हैं तो वो काम करेंगी, तो उसको भी सशक्तिकरण का रूप कहा जाएगा। और अगर मान लो किसी बच्ची का बाल विवाह हो रहा है, अगर वो उसको रोकती है तो मैं समझती हूँ कि वो भी एक सशक्तिकरण का रूप है। कोई माँ अगर उनको परिवार के अंदर किसी प्रेग्नेंट वुमन को उसके घर वाले ग्रामीण क्षेत्र जो रूढ़िवादी परंपराओं के ध्यान में रखते हुए भ्रूण हत्या अगर उनकी मान लो जांच कराते हैं और पता चलता है कि लड़की है उनकी कोख में, और अगर वो उनकी आवाज के विपरीत बोलती है कि नहीं मुझे इस बच्चे को जन्म देना है, तो मैं समझती हूँ वो भी एक सशक्तिकरण का उदाहरण है। और साथ ही हमारे बीच में बैठी हुई हमारी सबकी लाडली अवनी, वो भी एक महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर जो हंसती खेलती जिंदगी उनकी 10-12 साल की थी, उसके बाद में अचानक निराशा आई उनकी जिंदगी में, और उस निराशा को उन्होंने चैलेंज के रूप में उन्होंने और उनके परिवार ने लिया, और उस चैलेंज के अंदर वो अपने मुकाम पे पहुंची, तो वो भी सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। मैं समझती हूँ कि हर फील्ड में कोई महिला अगर चैलेंज के साथ काम करती है वो तो सशक्तिकरण का ही रूप है। तो मेरे जो कुछ समझ में आया उसके हिसाब से महिलाओं को बहुत एक मानसिक और शारीरिक तौर पर जो उनको मजबूत करना है, कॉन्फिडेंट करना है, ये एक मोटा मोटी हम वुमेन एम्पावरमेंट का मानते हैं। आखिर इतना जरूरी क्यों है, क्या आवश्यकता है, समाज के लिए क्यों जरूरी है एक महिला का एम्पावर, एक सशक्त होना? देखिए, जिस सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं, हमारी आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं, और आधी आबादी को अगर पूरा हक ना मिले और ये लगे कि आधी आबादी अपने उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई जहां उन्हें होना चाहिए, तो जो चीज अनबैलेंस है हमें उसी को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान में हम लोगों को महिला सशक्तिकरण के ऊपर और काम करना है, मेहनत करनी है। मैं इस आपके प्रोग्राम के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने यूपी के अंदर 40% लेडीज को टिकट देने की बात कही है विधानसभा चुनाव में। मैं समझती हूँ हिंदुस्तान के, भारत के इतिहास में यूपी एक पहला राज्य होगा जहां 40% महिलाओं को विधानसभा में चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है, और महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण देखने को नहीं मिल सकता। तो मुझे खुशी है इस बात की कि महिलाएं हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी जरूरत है महिलाओं को और आगे बढ़ाने की, क्योंकि आप खुद देखिए, आप बाजार में निकलेंगे, अगर 500 दुकानें हैं तो महिलाएं सिर्फ 10-20 जगह बैठी हुई मिलेंगी। अगर किसी ऑफिस में जाएंगे तो अगर वहां 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनमें से 10-20 महिलाएं हमें देखने को मिलेगी। चलिए वापस चर्चा का रुख करते हैं। राजेंद्र आर्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजेंद्र आर्य जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पेट्रोल डीजल महंगा है, गैस महंगी है, और इंसान को उसको खरीदने में पसीने छूट रहे हैं, लेकिन वो जिंदा रहेगा और सुरक्षित रहेगा तो हो सकता है किसी तरह से इन चीज़ों को खरीद पाए, इन चीज़ों को ले पाए। कानून व्यवस्था, कहने का मतलब मेरा यह है कि आप उसे अपने लिए चुनौती क्यों नहीं मानते? अलवर एक ऐसी जगह है जो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रहा है कानून व्यवस्था के सेंस में, क्योंकि आप कहते हैं एफआईआर होती है, लेकिन अलवर से कई ऐसी खबरें आई जिसमें एफआईआर कराने में लोगों के पसीने छूट रहे थे। स्वप्निल जी, देखिए, जहाँ तक अभी आपने कल माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुना होगा, उन्होंने कहा था कि जब हमने इस प्रदेश के अंदर और देश में संभवतः पहली दफा जो अनिवार्य एफआईआर सिस्टम लागू किया, उसके बाद में उन्हें वो कह रहे थे कि हमें पता था कि मामले बढ़ेंगे और उससे हमें मतलब बदनामी भी झेलनी पड़ सकती, लेकिन उन्होंने जो मतलब पीड़ितों के प्रति जो मन में जो भय होता था पुलिस के प्रति या न्याय के प्राप्त करने के प्रति, तो उस भय को निकालने का काम किया। निश्चित रूप से आप मान के चलिए राजस्थान सरकार पूरी तरीके से, और जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रशासन गाँवों के संग और प्रशासन शहरों के संग लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री जी तक और पूरे प्रभारी मंत्री तक सारे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और पूरे के पूरे गाँव के लोगों को मतलब प्रशासन के चक्कर नहीं लगाने पड़े, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी उनके
के गांव में पहुंच रहे हैं, तो ये काम हो रहे हैं। और उसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि चाहे अलवर या धौलपुर की बात हो, जहाँ पे पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव है, तो पंचायत राज संस्थान हमारे लिए मतलब ग्राम सभा से लोकसभा तक का हमारा जो सफर है लोकतंत्र के अंदर, देखिए ये तो आपका रणनीतिक निर्णय रहा है कि आप वो दोबारा सारी गांव की चीजें ओर जाना कांग्रेस चाहते हैं, पार्टी लेकिन की मेरा अगुवाई सवाल में वहीं ही रह पंचायत गया। राज संस्थानों मेरा की सवाल सिर्फ स्थापना आपसे हुई इतना थी। सा है राजेंद्र हाँ। आर्य जी, आप ये क्यों नहीं मानते कि कानून व्यवस्था आपके लिए चुनौती है? देखिए अगर केसेस बढ़ रहे हैं और लोग हिम्मत जुटा पा रहे हैं, इसका मतलब ये तो है ना कि अपराध तो है। और दूसरी बात यह है कि अपराध अलवर में पकड़ा जा ही रहा है, 3-4 ऐसे केसेस आए हैं ना सर, जिसमें लोग एफआईआर नहीं करवा पा रहे थे। मतलब जिस चीज पर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उसी को करवाने में लोगों के पसीने छूटे थे वहां पर, महिलाओं के खासकर। स्वप्निल जी देखिए इस देश मतलब राजस्थान के अंदर करीबन 50 से 54 पॉक्सो कोर्ट चल रहे हैं, और लगातार आपने देखा होगा कि कल ही एक मृत्युदंड का मतलब फैसला हुआ है बहुत ही कम समय में, जिसमें 11 दिन की छुट्टी थी 22 दिन के अंदर। उससे पहले 9 दिन के अंदर भी अपराधियों को मतलब कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई है। तो पूरी की पूरी बात है, आपको पता है कि बच्चों के खिलाफ जो अपराध के लिए संरक्षण का कानून बना पॉक्सो का 2012, वो यूपीए 2 की सरकार में मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में पारित पर उस कानून के तहत पूरी तरीके से जो दरिंदे हैं या जो भी अपराध कर रहे हैं महिलाओं के विरुद्ध, हमें ये बात भी समझना पड़ेगी कि पूरी तरीके से सजा दी जा रही है। हमारी जो कानून व्यवस्था है, ठीक है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, वो जागरूक हो रहे हैं कि वो अपने केसेस को फाइल करवा पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपराध हो नहीं रहे हैं। अपराध तो हो रहे हैं, किसमें डर फैला सर? अपराध हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अरुण वाल्मीकि वाले केस में अंदर, जो कि आगरा के अंदर उस आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसके ससुराल के अंदर जो उसके मतलब किसी पीहर के अंदर उस लड़की के जो हो रखी थी, यूपी पुलिस ने जिस तरीके से आके पूरा उसको किया और उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके खिलाफ भी राजस्थान पुलिस ने मतलब यूपी पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो आप यहाँ देखिए कि जो ये हमारे सीमावर्ती मतलब है, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां पर जो कानून व्यवस्था, लेकिन अब कानून व्यवस्था देखिए निमिषा जी, चूंकि यूपी सरकार पर आरोप लगा, मैं इसलिए आपको बीच में ले रहा हूं और काउंटर करवाना चाहता हूं। मैं आपको 30 सेकंड्स पूरे दूंगा, लेकिन इस सवाल के साथ दूंगा कि यूपी से कुछ बदमाश भागकर आकर राजस्थान में एंट्री पा ले रहे हैं, मतलब वहां की कानून व्यवस्था को धत्ता बताकर यहां की कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए यहां रुक रहे हैं, हालांकि फिर गिरफ्तार हो रहे हैं। या तो वहां की पुलिस आके ले जा रही है या यहां की पुलिस उन्हें पकड़ रही है, लेकिन कानून व्यवस्था तो मजाक बनी हुई है। काउंटर कीजिए शॉर्ट में। कानून व्यवस्था की हालत तो ये है कि अपराधियों की शरण स्थली बन गया राजस्थान आज की तारीख में, क्योंकि हालत राजस्थान के अंदर अपराधियों को शरण देना, सर देश का गृह राज्य मंत्री अपराध में मुठभेड़ में यदि मारा जाता अपराधी कोई, तो उस पुलिस को सस्पेंड करना, उसको बर्खास्त करना। राजेंद्र जी, आपकी हालत क्या है आप बताइए ना। हवाई फायर हो रहा है, पुलिस के फायर कभी इतिहास में राजस्थान के नहीं हुआ है। राजस्थान के इतिहास में कभी ऐसी हालत नहीं हुई है। चाहे हरियाणा हो, किसानों के साथ जिस तरीके की बर्बरता हो रही है, ठीक है, देखिए राजेंद्र जी, अगर आपने आरोप लगाए थे तो उन्हें काउंटर का मौका आपको देना चाहिए। हम आराम से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। राजेंद्र जी, निमिषा जी 2 मिनट रुकिए, मैं चर्चा जारी रखूंगा। मैं इसी इशू पर रहने वाला हूं, गांव की सरकार के रण पर। मैं इसी विषय पर रुकने वाला हूं निमिषा जी, बस मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी, एक शॉर्ट कमेंट आपसे लेना चाहता हूं। अवधेश जी, क्या ये आपको टैक्टिकल लगता है कि क्या ये आपको टैक्टिकल लगता है रणनीतिक स्तर पर कि बीजेपी जो भी चाल चलने वाली थी, कांग्रेस ने एक डिफरेंट चाल चलने की कोशिश की और सारी डिस्कशन को बेहद आसानी से वो डेवलपमेंट के आसपास ले आई, इस गांव की सरकार के रण के मद्देनजर भी और उपचुनावों के मद्देनजर भी? क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा, इससे हॉट चीजें रहती थी। ये पहली बार मुझे ऐसा लगता है जिसमें हम डेवलपमेंट फोकस्ड डिस्कशंस कर रहे हैं। बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए होना भी यही चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव जो होता है वो इसी पर होता है कि जो सत्ताधारी दल है उसने जो काम किए हैं, जिन वादों के साथ वो सत्ता में आए हैं, उनमें से कितनों पर उसने अमल किया है, कितनों को पूरा किया है, और विपक्ष का काम है कि कितनों को वो पूरा नहीं कर पाए। और सरकार की खामियों को उजागर करने का काम विपक्ष का होता है। और इन्हीं मुद्दों के साथ यदि चुनाव में जाया जाए तो यही लोकतंत्र में होना चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अपने आप हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से मुद्दों को तोड़ना और मोड़ना जारी रखती हैं, लेकिन कई बार वो चुनाव में काम नहीं करते हैं। जैसे अलवर में पंचायत चुनाव हो रहा है अभी, जो 2 जिलों में हो रहा है, उनमें से अलवर में भारतीय जनता पार्टी ने जो मदन दिलावर हैं, उन्होंने मिनी पाकिस्तान का नाम दे दिया मेवात को। तो ऐसा नहीं है मुद्दे उठाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो मुद्दे पंचायत चुनाव में उस तरह से भुना नहीं पा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बहुत स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं, स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहते हैं उसमें से।
हाँ निमिषा जी, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि चुनावों के आसपास हिंदुस्तान के भीतर ही छोटे छोटे पॉकेट्स में पाकिस्तान नजर आने लगे, या लोगों पर हमला बोलने के लिए पाकिस्तान या पाकिस्तानी जैसे शब्द का इस्तेमाल होने लगे। ये अपने आप में अजीब बात है। अजीब बात इसलिए है कि अगर मान लिया जाए कि मदन दिलावर सच कह रहे हैं और एक हिस्सा मिनी पाकिस्तान है, तो क्या वो बीजेपी के शासन में स्लीपर सेल था पाकिस्तान का? क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हुई? क्यों उस पर चीजें नहीं हुई? स्वप्निल जी, कार्रवाई तो हर अपराधियों पे शिकंजे कसने के तो फिर मिनी पाकिस्तान बच कैसे गया निमिषा जी? इसीलिए स्वप्निल जी, आप ये देखिए, लगातार ये कह रहे हैं ना, 1947 से लेके अब तक का अपने इतिहास को गिना रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के प्रतिनिधि। तो आज भी गांवों में आवास, जल और पर्याप्त खाद्य की सुविधाओं को आज भी व्यवस्थित किए जाने का प्रयास केंद्र सरकार के माध्यम से हो रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान एक ऐसा है जिसमें ट्रांसपेरेंसी को प्रायोरिटी मिली है और योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब मैं आपके मूल प्रश्न पर आती हूँ। देखिए, मैं इनसे पूछती हूँ कांग्रेस के प्रतिनिधि से, आप ये बताइए, गुरु गोवलकर योजना आपने क्यों बंद की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के माध्यम से अब धन तो ले आते हैं केंद्र सरकार से, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। या प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आता है तो वो जाता कहाँ है? और मनरेगा के नाम पर आपने इतनी वाहवाही लूटी, उस मनरेगा के भ्रष्टाचार के आंकड़े आपके शासनकाल में पार कर गए थे। अब मनरेगा का पैसा आता है तो भी आप रोकने का प्रयास करते हैं। तो योजनाओं को लागू नहीं करने देने का जो कसम खा करके प्रशासन गांवों के संग अभियान के माध्यम से, ठीक है, मैं आपकी बात आ गई। राजेंद्र शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजेंद्र शर्मा जी, मैं आपके पास इस बात से आ रहा हूँ कि जब आपने 2018 में प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा था और 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे, मोटे तौर पे सबको अंदाजा था कि हो सकता है मोदी सरकार दोबारा आ जाए। इतने नंबर्स के साथ आएगी कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता था, लेकिन 90% चांस यही थे कि मोदी सरकार आने वाली। आप जब यहां पर चुनाव लड़ रहे थे और अपनी सरकार बनाना चाहते थे, तब आप ये जानते थे ना कि केंद्र में आपकी पार्टी नहीं रह रही है। तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, कब तक आप उनकी तरफ ढकेलते रहेंगे? लोग तो आपकी तरफ भी देख रहे हैं, आप ऐसा कौन सा तीर मार रहे हैं? स्वप्निल जी, देखिए, बड़ा मतलब आपने जो व्याख्या करी मेरे ख्याल से थोड़ा सा उचित नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1947 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी और आप देखिए ना, कांग्रेस की सरकार बनी केंद्र में और राज्य में भी हमेशा से कांग्रेस, मतलब अगर दूसरे विपक्ष की भी सरकारें होती थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती, कांग्रेस ने हमेशा से अपनी, एक मिनट रुकिए, कांग्रेस हमेशा से अपनी जो प्रदेश की सरकारें होती थी उनको हमेशा से सपोर्ट किया। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, मोदी जी 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र की सरकार ने यूपीए 1 यूपीए 2 ने उनको लगातार सपोर्ट किया। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो राजनीतिक रूप से ये जो मतलब दुष्चक्र चला है या अपनी जो सरकारें हैं उनको परेशान, मतलब विपक्ष की सरकारें हैं जो कि राज्यों में है, आज राजस्थान अगर परेशान कर रहे हैं राजेंद्र जी, चलिए अगर मैं आपकी बात को मान लूं तो क्या कारण है कि एक दो बार आप ही के नेता कोट करते हैं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम अशोक गहलोत की तारीफ की या कर दी? हैंड टू माउथ हो गए जीएसटी के बाद में, राज्य हैंड टू माउथ हो गए, उनकी पूरे के पूरे आय के संसाधन उन्होंने छीन लिए और उसके बाद में जो कंपनसेशन के लिए जो बात की थी, और फिर जो केंद्रीय योजनाओं के अंदर केंद्र जो सहायता देता था वो सहायता लगातार घटाई गई। उसके अलावा मैं बताता हूँ, रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर ये लोग 5 साल रोके बैठे रहे, आज ये जो बातें करते हैं ये कह रहे हैं। ठीक है, अब मैं बस कुछ पलों के लिए आप लोगों को रोक रहा हूँ, मुझे इस चर्चा को अपनी फाइनल स्टेज पर ले जाना है। मैं कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूँ। अवधेश आकुदिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट इस बात पे जाता हूँ कि गांव की सरकार का नतीजा जो भी रहेगा, तीनों चरण को मिला के उस मैंडेट को मोटे तौर पर हम ये तो कह सकते हैं कि उस इलाके या उस पर्टिकुलर जगहों पर, उन दोनों जिलों में पब्लिक क्या सोच रही है इस वक्त, कम से कम वो तो बताएंगे। बिल्कुल स्वप्निल जी, और इस तरह के जो चुनाव होते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हों, उससे यही इंडिकेशन उनको मिलता है कि जो सरकार है और जो विपक्ष है उनको किस तरह से उस क्षेत्र की जनता देखती है। क्योंकि पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र के लोग आ जाते हैं और निकाय चुनाव में शहरी क्षेत्र के लोग आ जाते हैं। तो ये हमको एक फीडबैक मिलता है कि सरकार किस तरह का काम कर रही है और विपक्ष अपनी भूमिका को किस तरह से निभा रहा है। तो ये फीडबैक तो निश्चित रूप से मिलेगा, हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंपैक्ट नहीं होगा। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।